हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोहार क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले हैं जो आपके पेपर में पक्का आएंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं और किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर्स में भी ये आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम टॉप 10 एमसीक्यू लेके चले हैं। ये टॉप 10 एमसीक्यू कौन से हैं? 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन 10 क्वेश्चन वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हम विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर नजदीक है, तो आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है। लेकिन दिक्कत होती है हम ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाते, लेकिन छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करके हम ज्यादा लंबी पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से अपन बड़ी पढ़ाई करेंगे। देखते हैं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे बोल रहे इटली और जर्मनी, क्या इटली और जर्मनी किस महाद्वीप में काउंट होते हैं? क्या भाई, किस महाद्वीप में? इटली और जर्मनी किस महाद्वीप में आते हैं? तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि इटली और जर्मनी भाई यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप में आते हैं। तो आपका एक मार्क्स रेडी होगा कि इटली और जर्मनी कहाँ आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण, आपने ये दोनों पढ़ा है, इटली का एकीकरण और आपने जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इटली के और जर्मनी के, इन दोनों के विरुद्ध में कौन था? तो भाई यहां पर था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था, है ना? बिल्कुल सही है। चलो भाई, ऑस्ट्रिया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? आपको पता है आपका एक चैप्टर है गांधी जी के ऊपर, तो पूरा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ही उसी पर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ करी थी? तो यहाँ पर तिथि पूछ ले तो आपको सीधा सीधा बोलना भाई 12 मार्च 1930 को। कब करी थी? 12 मार्च 1930 को। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए दांडी यात्रा भी कहते थे उसे, और उसको साथ साथ नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता था। और बेटा एक और नाम था उसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पेपर के अंदर कुछ भी आ जाए, इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो घबराना नहीं है आपको, चाहे दांडी यात्रा, चाहे नमक यात्रा, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों में से कुछ भी पूछ। लेकिन ये तिथि कब थी? तो 12 मार्च 1930 को ये एक यात्रा शुरू करी थी गांधी जी ने, जो कहां से शुरू थी? उनके आश्रम से शुरू हुई थी। और कहां तक गई थी ये होते हुए? भाई पूरी दांडी तक गई थी। कहां तक गई थी? दांडी तक गई थी। याद रखना आप ये बात। ठीक है, चलो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एमसीक्यू है थोड़ा थोड़ा में आप ये चीज रखो कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हुए चलो, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे वो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी? आपको पता होना चाहिए एक आंदोलन और हुआ था, उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो भाई असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। और ये भी शुरू किसने करवाया था भाई? गांधी जी के द्वारा ही शुरू करा गया था। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, गांधी जी का एकमात्र सबसे बड़े आंदोलन में इसको काउंट करा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और इसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि अंग्रेजों का हमें किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करना, इसलिए इस आंदोलन का नाम असहयोग रखा गया था। एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल सारी चीजें बंद। ठीक है, तो इसकी डेट आती भाई 1920 में, था सबको पता होता, लेकिन डेट क्या थी? 1 अगस्त। याद रखना 1 अगस्त 1920। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बताइए रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्या भाई, रॉलेट एक्ट क्यों पारित करा गया? तो आपको पता होना चाहिए 1919 में भाई भारत के अंदर एक कानून लागू हुआ था, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट 1919। तो यहां पर पूछ रहा है ये क्यों पारित करा, क्या कारण था पारित करने का? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एक बार, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। भाई सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए तो था ही नहीं उस टाइम बिल्कुल भी, ये तो हट जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए नहीं। कालाबाजारी को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं। ये था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। बहुत सारे लोग आपको होता है उस टाइम क्रांतिकारी निकले थे, वायलेंस क्रिएट कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कानून बना दिया रॉलेट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर बताएं तो 2 साल तक की सजा होती थी। कितने साल तक की? 2 साल तक की सजा होती थी। चलो भाई आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बताइए गेहूं के उत्पादन में, क्या भाई साहब यहाँ पर पूछ रहा है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं कृषि वाला आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है कि गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। भारत की बात करी गई तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं में सबसे आगे है। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश सबसे आगे, सबसे ज्यादा गेहूं भारत में यूपी उगाता है, आपको पता होना चाहिए बात। आगे देखते हैं अगला, और इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण, क्या भाई जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। आपको पता होना चाहिए एकीकरण दो का हुआ था, एक तो इटली का एकीकरण हुआ था और एक हुआ था जर्मनी का एकीकरण। क्या भाई मेरे, एक इटली का एकीकरण हुआ था और एक हुआ था जर्मनी का। अब यहाँ पर यही पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, लड़ाई कितनी करी थी। तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी के लिए भाई 3 युद्ध करे गए थे। कितने युद्ध करे थे, 3 युद्ध 3 देशों से करे थे, आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न द्वारा आगे अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है भाई विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। अब मैं सीधी सी बात करूं भाई, यहां पर वर्ड आ गया विनिमय, तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करने का। तो एक्सचेंज करने का सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या भाई, मुद्रा है। क्या है यहाँ पर, मुद्रा, क्योंकि वस्तु विनिमय आपने पढ़ी है, तो वस्तु विनिमय में क्या होता था कि एक सामान दूसरी जगह बेचा जाता था। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सचेंज का सबसे बढ़िया माध्यम, मतलब चीजों की लेन देन में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो आप बोलोगे भाई मुद्रा है। क्योंकि आज के टाइम में पता मुद्रा चली क्यों रही है, क्योंकि इसको सबसे बढ़िया साधन समझा जाता है, किसका, लेन देन का, विनिमय का, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बेटे आप 9वां क्वेश्चन अपना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जैसे कह रहा है भाई कोई एक दल है, यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और कोई पर्सन इस एक पॉलिटिकल पार्टी से किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर मान लो कोई एक पार्टी है ABC और यहाँ पर एक कोई पार्टी है XYZ। अब वो पर्सन पहले इस पार्टी में था, फिर वो क्या करता है इस पार्टी से ट्रांसफर होकर इस पार्टी में चले जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पर्सन एक दल यानी एक दल से छोड़कर दूसरे दल में चला जाए, दूसरे दल में चले जाए, तो इसको क्या कहते हैं। तो भाई इसको कहते हैं दल बदल, दल को बदल लेना। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी कि दल बदल क्या होता है, तो आपको यहीं पे ये बोलना है कि कोई पर्सन किसी एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है। कोई पर्सन किसी एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है तो उसको हम दल बदल कहते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग टाइप में जैसे क्वेश्चन जरूरी नहीं 1 मार्क्स में आए, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। 1 मार्क्स में आ जाए तो दल बदल, और अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको सेम स्टेटमेंट सुनानी है कि कोई पर्सन एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। अब इसको रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत बारी चीज नोटिस करी जाती है, पर्सन पहले इस पॉलिटिकल पार्टी में था फिर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। तो आई नो आपको यहां तक आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा भाई भारत में दलीय प्रणाली है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के अंदर दलीय प्रणाली बताना है। अगर अब मैं बात करूं दलीय प्रणाली की तो ध्यान से देखिएगा भाई कितने दल की प्रणाली होती है, पहले हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भाई जो दलीय प्रणाली है वो है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम कहते हैं जिसे हम, यानी एक दलीय प्रणाली, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आती है द्विदलीय प्रणाली। क्या आती है भाई मेरे, द्विदलीय प्रणाली। फिर इसके बाद यहां पर आती है तीसरी जिसे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली। भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप्स में होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी, जिसे एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में कौन सा है, तो पहले मैं इंडिया का आंसर दे देता हूँ कि इंडिया के अंदर तो है बहुदलीय प्रणाली। समझाता हूँ ये क्या है थोड़ा सा, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो जाए। यहीं पर एक दलीय प्रणाली का मतलब होता है जिस देश के अंदर कोई एक ही राजनीतिक दल हो, क्या, कि जिस देश के अंदर कोई एक ही राजनीतिक दल हो। समझ आ रही है बात मेरी यहाँ पर। अब बेटा आगे बात करें तो यहाँ पर दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली का मतलब है जिस देश के अंदर सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी 2 ही राजनीतिक दल हो। क्या, 2 ही राजनीतिक दल हो, ठीक है। उसके बाद तीसरे टाइप पे जाते हैं तो तीसरा बहुदलीय। इसमें आपको ये बोलना है जिस देश में 2 या 2 से ज्यादा, क्या, 2 या 2 से ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं
वहां पर कौन सी प्रणाली होती है? बहुदलीय। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर इंडिया भी रख सकते हो, क्योंकि भारत ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बहुदलीय। आप देखते हो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर दो ही है? नहीं ना, भारत के अंदर क्या है, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल हैं। आपने आईएनसी सुनी होगी, बीजेपी सुनी होगी, है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आम आदमी पार्टी हो गया, कितनी सारी बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, है ना। तो ये क्या है भाई? ये बहुदलीय प्रणाली है। क्या है? बहुदलीय। तो बेटा पूरे के पूरे वर्ल्ड में 3 पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी। याद रखना, पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है और पेपर में लॉन्ग टाइप में ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारा जितना हम समझ रहे हैं।